हाँ, तो क्लास 10th की कैप्सूल सीरीज आपको पता है अपन इस चैनल पे कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, मॉर्निंग में उठते आपको चैप्टर 2 मिल जाएगा, वो तो परमानेंट चलेगी। एसएसटी भी अपन आज से स्टार्ट कर दी है। एसएसटी में अपन सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करिए। आज अभी पॉलिटी है, कल आपको इकोनॉमी का भी चैप्टर 1 मिल सकता है। बस परमानेंट यूँ चलेंगे अपन, बहुत गजब तरीके से, जैसे भी करो 15-20 दिन में कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। धीरे धीरे अपन थोड़ी स्पीड में आ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि अपन पॉलिटिकल साइंस बोल दो चाहे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नाम से जो बुक है आपकी, एक ही बात है। उसमें अपन सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। ठीक है, या आई थिंक आपको दिख रहा होगा पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग अपन पढ़ रहे हैं। पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या कि वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन इसमें क्या है सिलेक्टिव मैटर को पढ़ा जाए, क्वेश्चन तो वहीं से आना है, वो पढ़ लेंगे। फिर एक लाइव टेस्ट लूंगा। उस लाइव टेस्ट में क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे ऑप्शन वाले। तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी उसमें मिक्स होंगे। तो वन लाइनर का मतलब एक एक लाइन वाले, वो भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, एमसीक्यूज मिक्स हो जाएंगे। तो वो एक जबरदस्त टेस्ट हो जाएगा, तब जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन 5-7 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो बड़े क्वेश्चन कोई जैसे 4 लाइन में आ जाए, 8 लाइन में आ जाए, 10 लाइन में आ जाए, तो वो अपन इस चैप्टर पर लेने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत शानदार अपनी तैयारी हो जाएगी। तो बड़े क्वेश्चन की अपन कैप्सूल बनाएंगे और छोटे वाले एमसीक्यूज और वन लाइनर का अपन लेंगे लाइव टेस्ट। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की अपनी। पहले अच्छा सुनो, पढ़ने का तरीका भी समझना। अपन करने वाले क्या है कि इसमें दोनों मीडियम है। शुरुआत में एक पेज जैसे मैंने हिंदी मीडियम का रखा है, तो नेक्स्ट पेज इंग्लिश मीडियम का रखा है। आप एक बार इसको पूरी बात को समझना। हिंदी तो आप थोड़ा बहुत वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो अपने अपने मीडियम के अनुसार। पहले मैं हिंदी वाला पेज पढ़ रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले पहले सुन लो, फिर मैं आगे इंग्लिश पढ़ूँ, तो आप उस टाइम पर थोड़े आगे बढ़ जाना। बस क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना, सबके क्वेश्चन नंबर का पता ही है 1 2 3, तो फिर आगे चौथा क्वेश्चन ढूंढ लो अपना, नेक्स्ट पेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ताकि ठीक रहेगा, अलग अलग लफड़ा ज्यादा रहता है। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। ठीक है, फिर श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है, और श्रीलंका में तमिलों के 2 सूबे कौन कौन से हैं। बहुत गजब के तीनों क्वेश्चन है, पहले एक बार समझेंगे अपन। देखो, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है, तो बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है, मतलब बहुत डिफरेंट है, अलग अलग तरह की जाति है। देश की कुल आबादी का 59% तो हिस्सा रहता है फ्लेमिश इलाके में रहता है। अच्छा देखो, जैसे इंडिया है, मैं कह दूंगी भारत की टोटल पॉपुलेशन का 59% दिल्ली में रहता है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक, हालांकि रहता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसे ही बेल्जियम की भी थोड़ी जातीय बनावट थोड़ी मुश्किल है, बड़ी जटिल है। इसका 59% तो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, ये फ्लेमिश जोन में रहते हैं लोग। ठीक है, और वो बोलते हैं डच भाषा। अब अपन मान लेते हैं कि भारत है, भारत में ऐसा मान लो कि 59% लोग राजस्थान में रहते हैं और हिंदी बोलते हैं, मान लेते हैं। तो वैसे ही इसकी जो 59% पॉपुलेशन है, जनता है, वो फ्लेमिश इलाके में रहती है, बोलती भाषा कौन सी है, डच भाषी है। फिर 40% लोग है ना, वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि राजस्थान हो गया तो दिल्ली हो गया, ऐसे 2 शहर हो गए अपने। वैसे इसका एक शहर तो हो गया फ्लेमिश और एक हो गया आपके वेलोनिया, उसमें रहते हैं। और ये फ्रेंच बोलते हैं, समझ गए। मतलब फ्रेंच बोलने वाले 40% है जो वेलोनिया में रहते हैं, और डच बोलने वाले 59% है जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ठीक, तो 59 और 40 99 हो गया। अब 1% बचा, 100% होते हैं टोटल। 1% लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मन, ये थोड़े बिखरे हुए हैं। ठीक है, और ये ब्रुसेल्स, अब सुनो मेरी बात, 1% पीछे जो जहां भी थोड़े बहुत बच जाते हैं ना, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, तो वो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन पक्का है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात आती है, इतनी तो आपको समझ में आ गई कि चलो भाई 59% फ्लेमिश में रहते हैं, डच बोलते हैं, 40% वेलोनिया में रहते हैं और आपके वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और 1% जर्मन बोलते हैं। 100% का हिसाब हो गया। लेकिन एक जगह पड़ती है ब्रुसेल्स, जैसे मैं कह दूं कि भाई राजस्थान में जयपुर, क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वैसे ही ब्रुसेल्स है राजधानी, किसकी राजधानी, बेल्जियम की। तो ये क्वेश्चन में तैयार हो गया आपका। एक एमसीक्यू मार सकता है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। तो राजधानी है ब्रुसेल्स, उस सिर्फ राजधानी में, राजधानी मतलब जैसे पूरे भारत के अंदर जयपुर एक ही जगह है जो राजस्थान के अंदर आता है, तो ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं उस अकेली राजधानी में, और 20% लोग डच बोलते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या मामला है, मामला बड़ा आसान है। वैसे तो पूरे बेल्जियम में तो 59% है डच भाषी, जो डच भाषा बोलते हैं वो 59% है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह की बात करें जो राजधानी है मेन, जहां से पूरा देश चलाया जाता है,
वहां पर मात्र 20% है डच भाषी। इसका मतलब यह है कि वो फैले हुए दूसरी जगह राजधानी में कम है, बाकी कुल मिला के परसेंटेज में तो 59 है, लेकिन वो जो आपके हैं राजधानी ब्रुसेल्स है ना, वहां पर फ्रेंच भाषी ज्यादा है। 80% फ्रेंच भाषी लोग हैं और 20% डच भाषी लोग हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो गया ना, 100% छपने वाला क्वेश्चन है ये। ऐसे ही श्रीलंका का मामला है। अब आपसे श्रीलंका में भी अनेक जातीय समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका, वो तो अपने बेल्जियम की बात कर ली, श्रीलंका में भी खूब सारी जातियों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहलियों का। श्रीलंका में सिंहली ज्यादा रहते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 74% है। सिंहलियों की 74% पॉपुलेशन है सिंहली, ये श्रीलंका की बात करें अपन, ठीक। और दूसरा है तमिल। तमिल की कुल आबादी मात्र 18% है। 18 और 14 का हिसाब हो गया। 7% ऐसे लोग हैं जो ईसाई लोग भी, 7% ईसाई लोग भी श्रीलंका में रहते हैं, तो 7% ईसाई हो गए, तो कितना हो गया 74 और 6 81, 81 और 18 99। 1% बचा, तो ये रहा 1%। शेष 1%, जो शेष 1% है वो लोग श्रीलंका में निवास करते हैं, वो अन्य समुदायों के भी मिक्स हो सकते हैं, वही 1% वाली बात है, दोनों में 1% ऐसा ही है। ठीक है, तो श्रीलंका की जाति बनावट कैसी है? 74%, 18%, 7% और 1%, ऐसा अलग अलग है। 74% सिंहली, 18% तमिल, 7% ईसाई और 1% अदर। इसमें क्या मामला है? 59% आपके ये हो गए डच भाषा बोलने वाले, ठीक, और आपके 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले और 1% जर्मन मतलब भाषा बोलने वाले। फिर अगर सिर्फ ब्रुसेल्स की बात की जाए तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषी है, बाकी 20% डच है। ये पूरा हिसाब किताब आपके श्रीलंका और बेल्जियम का 100% इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में तमिलों के 2 समूह कौन? ये क्वेश्चन अगला। श्रीलंका में ये तो अपने देख लिया कि सिंहली है जो 74% है, मतलब सबसे ज्यादा। 18% तमिल है। अब तमिल में भी 2 हैं मात्र, वैसे ही बेचारे 18% ही है, और इनमें भी 2 कैटेगरी है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि श्रीलंका में तमिलों के 2 ग्रुप है, जो 2 समूह है वो कौन से हैं? तो श्रीलंका में तमिलों के 2 समूह है, श्रीलंका मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, ये 2 समूह है। एक तो श्रीलंका वहां से जन्मे वो तमिल, एक भारत से वहां गए हुए कुछ तमिल है, जो वहां पर अपने चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर जब वो लोग गए थे किसी काम के पर्पज से, फिर वहीं बस गए। तो ध्यान रखें, श्रीलंका मूल के तमिल भी, हिंदुस्तान से गए हुए हिंदुस्तानी तमिल भी है। तो पहले अपन बात करेंगे श्रीलंका मूल के, मतलब ओरिजिन वहीं का ओरिजिन है, वहीं पे जन्म जिनका हुआ, श्रीलंका मूल के तमिल। ये हैं श्रीलंका मूल के तमिल निवासियों को श्रीलंका मूल के तमिल कहते हैं। ये है 13%। आपको लाइन भी नहीं लिखनी, इतना लिख देना कि श्रीलंका मूल के तमिल 13% है। और हिंदुस्तानी तमिल ये औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए वहां पर भारत से गए थे, वहां लाए गए थे, और फिर वहीं पर शादी ब्याह हो गया, तो उनकी संतानों से जो पैदा हुए वो हिंदुस्तानी तमिल कहलाए, और इनकी संख्या 5%। ठीक है, ये कुल मिला के जो 18% है ना, तो 13% तो ये श्रीलंकन तमिल है और 5% अपने हिंदुस्तानी तमिल है। कुल मिला के मैंने 18% का हिसाब दे दिया तमिलों का। 18% है ना, तो 13% तो वहीं के और 5% जो हिंदुस्तान से गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यही अपने इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूं कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ ईच लैंग्वेज स्पोकन देयर। तो वेरी इजी है कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच। वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। बिल्कुल अभी अपन बात की थी, बिल्कुल सही है कि पूरी टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश में रहते हैं। डीएफ डच बोलते हैं, फ्लेमिश में रहते हैं। बाकी 40% जो पीपल है, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ये 40% जो पीपल है वो वेलोनिया में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। बाकी जो 1% बच गया वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, वेरी इजी। अब इतना हिसाब तो आपको 100% तो समझ में आ गया कि 40% जो लोग हैं वो जो है फ्रेंच वेलोनिया में तो रहते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, जर्मन। ठीक है ना, ये रहा फ्रेंच बोलते हैं। उसमें मैंने क्या लिख दिया उसमें? अच्छा, उसमें लिखा है मैंने कि 59% जो है फ्लेमिश में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो वो डीएफ, ये डब्ल्यूएफ,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और बाकी अदर जो 1% है 1% बोलते हैं जर्मन। ये 3 बात तो समझ में आ गई। अब मैंने जो भी आपको पीछे हिंदी मीडियम में समझाया था कि जैसे भारत है, इंडिया की मेन राजधानी है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली है, और मैं कह दूं कि नई दिल्ली के अंदर वैसे तो ऐसा मान लो कि भारत में हिंदी बोलने वाले खूब लोग हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो 59% है, मान लेते हैं। लेकिन जब सिर्फ दिल्ली है, उस दिल्ली शहर में मैं ये कह दूं कि दिल्ली शहर में 80% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और 20% हिंदी बोलते हैं, ये मान लो। तो वो दिल्ली सिर्फ दिल्ली शहर की है, भारत में तो बोलने वाले 59% है, लेकिन सिर्फ दिल्ली कैपिटल की बात करूं तो बस वैसा ही यहां पर है। इस बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। उस ब्रुसेल्स के मामला अलग है। ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, जबकि पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या मात्र 40% ही है। लेकिन उस ब्रुसेल्स सिटी में जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% ही मात्र डच बोलते हैं, जो जिनका परसेंट 59% है। लेकिन कैपिटल में थोड़ा मामला अलग है। समझ में आ गई ना? गुड। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के अपन अगर देखें, ये तो अपने बेल्जियम का देखा, तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, बिल्कुल। 74% आर सिंहली स्पीक वाइल द मतलब परसेंटेज ऑफ तमिल स्पीकर्स इन 18। मतलब श्रीलंका में 2 मामला है। ये श्रीलंका के अंदर 74% सिंहली है और मात्र 18% ही तमिल है, और उसमें भी 2 तरह के तमिल है। एक तो हिंदुस्तानी तमिल, इंडियन तमिल, और एक वहीं के ओरिजिन जहां पर श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन तमिल। वो कितने, ये श्रीलंकन तमिल तो 13% और ये अपने वाले 5%, ठीक है। तो 18% में भी ये मामला है। समझ में आ गई? बिल्कुल। यानी कि जो तमिल है वो वैसे तो तमिल जो है 18% है और 74% सिंहली है, लेकिन उनमें भी तमिल आर डिवाइड टू सब ग्रुप, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि श्रीलंकन तमिल जो 13% है और इंडियन तमिल 5% है। ये इंडियन तमिल वहां पर कैसे जाके बस गए कि जब वो, आपको पता है कि ये जितनी भी चाय कॉफी बागानों में काम करने के लिए पहले क्या है कि ये जो रोपिंग वाली कृषि होती थी, एग्रीकल्चर किया जाता था, तो यहाँ से किसानों वगैरह को लेके गए थे लोग, यहाँ से लोग जाते थे, वहीं पर जाके बस गए, फिर वहीं शादी ब्याह हो गए, तो वहीं इंडियन मूल के कहलाए, वो हिंदुस्तानी तमिल है, वो वहीं पर जाके बस गए और अपनी आगे से आगे जनरेशन चल गई, तो वो हिंदुस्तानी तमिल है जिनकी पॉपुलेशन 5% है। कुल मिला के श्रीलंका, इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ द सिंहली आर बुद्धिस्ट, ज्यादातर श्रीलंकन जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। लेकिन श्रीलंकन सिंहली वो तो बुद्धिस्ट है, सिंहली जो है वो तो बुद्धिस्ट है, बाकी जो लोग हैं ना तमिल, वो हिंदू भी है तो मुस्लिम भी है, दोनों तमिल दोनों धर्म के लोग हैं। और अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहली, और 7% लोग ऐसे भी जो सिंहली भी है, तो वो आपके वो क्या नाम तमिल और सिंहली जो ऐसे हैं, वो 7% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो तमिल भी है और सिंहली भी है, 7% ऐसा है। तो थोड़ा परसेंटेज भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो क्वेश्चन आया है ये तो यहाँ का नहीं है ना, ये तो अपन आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो खैर कोई बात नहीं, देख लेना। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट हेल्प रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये आगे लूंगा वैसे तो मैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एक बार एक्स्ट्रा देख लेना इसको, ठीक है। अपन आगे देख लेंगे, इसको मत देखना आप, 1 और 2 दो उतारना, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में तीसरा जो क्वेश्चन था उसको अपन ऐसा मिक्स कर दिया, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन हिंदी मीडियम का चौथा, वो है कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी, मतलब क्या डिमांड्स थी, डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन, ठीक है, ये अपन लेंगे। तो श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी, अपनी मांगों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, या फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष की विवेचना करो, बात एक ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों का, अब आपको पता है कि भाई श्रीलंका के अंदर क्या है कि एक्चुअली तमिल जो लोग हैं वो थोड़े पॉपुलेशन में कम है, तो थोड़े पॉपुलेशन में कम है, तो सीधी सी बात है उनको जो संख्या में कम होता है, अपना हक लेने के लिए थोड़ी दादागिरी तो कर नहीं सकते, तो हक लेने के लिए उनको थोड़ा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन्होंने श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, खुद ने अपनी पार्टियां बनाई कि हम खुद हमारी पार्टियां बना के चुनाव लड़ेंगे, तथा श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने इन्होंने कहा कि खुद की पार्टी बनाई, और कहा कि तमिल जो है, हम हालांकि बोले 18% ही है, लेकिन हमारी जो भाषा है तमिल, आप क्योंकि तमिल भाषा बोलते थे,
हमारी भाषा को मान्यता मिले, ये इन्होंने कहा। ठीक है। और क्षेत्रीय स्वायत्ता का मतलब होता है हमें लोकल लेवल पर हमें लीडरशिप भी मिले, हम नेताओं चुनाव में भी भाग लेवें, हर चीज में हमें हासिल करने, और शिक्षा और रोजगार में बिल्कुल समान अवसरों की मांग की कि भाई आप लोग ज्यादा हो, भाई सिंहली ज्यादा है 74% है, तो आपके बराबर हमारी सीटें होनी चाहिए, हर तरह से हमारे को आपके बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों की स्वायत्ता की मांगों को लगातार नकारा गया, मतलब बात नहीं मानी गई इनकी। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका था, भाई जैसे 4 दिशाएं होती है ना, उत्तर पूर्व श्रीलंका का उत्तर पूर्व वाला पोर्शन, जैसे ये 4 दिशाएं मान लो आप, ये तो ये उत्तर होता है और ये पूर्व, तो ये वाला पोर्शन उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका था वो स्वतंत्र तमिल इलम, इन्होंने कहा कि हम यहां पर ज्यादा है, हम एक तमिल इलम राज्य बनाएंगे, अलग से बनाओ। इसकी इन्होंने मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा भाई जैसे मैं अपन कह लेते भाई भारत है, भारत में राजस्थान एक अलग स्टेट है, अभी थोड़े दिन बाद में तेलंगाना जो अलग बना था, वैसे ही लोग ये इन्होंने भी कहा कि हमारे भी एक अलग राज्य की स्थापना होगी, उसका नाम होगा तमिल इलम। ठीक है, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। इन्होंने इनकी मांग की और श्रीलंका सरकार ने तमिलों की मांग को ठुकरा दिया कि नहीं, अलग स्टेट नहीं बन सकता, नो। इसका परिणाम ये हुआ कि तमिलों और सरकारी सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहा, फिर लड़ाई लड़ी इन्होंने, अब सेना से पंगा लिया इन्होंने, हिंसा में हजारों लोग मारे गए और बहुमूल्य संपत्ति नष्ट हो चुकी है। और यह गृह युद्ध से श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां ये तो होनी है भाई। लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता है, लड़ाई चाहे कोई सा भी देश करो, नुकसान दोनों तरफ ही है। इसलिए अगर इन्होंने कहा कि हम तमिल इलम नाम के राज्य बनाना चाहते हैं, हमारी तमिल भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, आपके बराबर हक देना चाहिए, श्रीलंका सरकार नहीं मानी श्रीलंका, तो फिर इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो भी सैनिकों से लड़ाई, हजारों संख्या में लोग मारे गए। आपको पता है जब लड़ाई होती है तो हर तरह से नुकसान होता है, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से इनको नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हाट आर डिमांड्स फॉर श्रीलंकन तमिल्स और ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ देयर स्ट्रगल। बिल्कुल, तो देखो कि मेजोरिटाइजेशन इन श्रीलंका लेड टू स्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द सिंहली एंड द तमिल। सही बात है कि मेजोरिटी के अंदर तो सिंहली थे, लेकिन उन्होंने कुछ कोशिश भी करी थी रिलेशनशिप बढ़ाने की, भाई 74% है, हम तो इनके बीच में रिलेशन अच्छे रहे, इसके लिए कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कुछ इनको स्ट्रगल करना पड़ा। किनको? तमिलों को। तमिल ये चाहते थे कि हमें जो मेजोरिटी में जो सिंहली है उनके बराबर हमें हक मिले। तो श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल, इन्होंने अपनी खुद की एक सेपरेट पार्टियां बनाई। भाई इन्होंने कहा कि अब अपनी खुद पार्टी बनाते हैं और खुद ही चुनाव लड़ेंगे, वरना ये सरकार हमसे ऐसे बात मानने वाली नहीं है। तो लेकिन सीधी सी बात है भाई, तुम हो भी तो 18%, बिना संख्या के आप जीतोगे? डेमोक्रेसी में कौन जीतता है भाई? जिसकी ज्यादा संख्या उसके वोट ज्यादा आएंगे, वो जीतेगा। तो मनमर्जी तो चलती नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे, ये सेनाओं से लड़ेंगे, नुकसान भी होगा, हजारों संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो द रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, पहली मांग तो इनकी ये थी कि भाई हमारी जो तमिल भाषा है, हालांकि हम 18% है, लेकिन इसकी मान्यता मिले, हमारी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। आप हमारी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना ही नहीं रहे, तो हमारी पढ़ाई सिर्फ आपकी भाषा में फिर करनी पड़ती है हमें। अगर इस लैंग्वेज को मान्यता मिल जाती है, अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, तो फिर हमारी इस पर स्टडी भी इसमें होने लग जाएगी। ठीक है। और सेकंड है रीजनल ऑटोनॉमी, हमारी रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब हमें कुछ क्षेत्रीय पहचान मिले। भाई जिस सरकार के अंदर मंत्री वगैरह बने तो हमारे मंत्री भी बने। ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बिल्कुल हम आपके बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब में भी और एजुकेशन में भी। बट देयर डिमांड्स वर रैपिडली डिनाइड, लेकिन इनकी एक भी मांग को नहीं माना गया, ठुकरा दिया गया। बट 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड, इन्होंने खूब पॉलिटिकल मतलब कुछ राजनीतिक इन्होंने गठबंधन पार्टियां खूब बनाई, लेकिन डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट, फिर इन्होंने खूब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बनाए, फिर उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की मांग तो की, जॉब वगैरह में कुछ मांग की, लेकिन एक बात और कर ली इन्होंने कहा कि जो नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका है, जो श्रीलंका का, एक बार फिर बताता हूं मैं आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये जो पार्ट है, ये उत्तरी पूर्वी पार्ट श्रीलंका वाला, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, इन्होंने कहा कि हम इसको अलग से एक स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा तमिल इलम। हम इस वाले पार्ट को अलग बनाना चाहते हैं, ये और मांग कर दी इन्होंने। इसकी मांग को भी इन्होंने नहीं माना श्रीलंका, तो इन्होंने सोन इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अगर इस बात को भी इन्होंने नहीं माना तो फिर लड़ाई हुई, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर किसे कहते हैं?
सिविल वॉर गृह युद्ध, गृह युद्ध या सिविल वॉर इसे कहते हैं जो घर का घर में ही लड़ाई लड़े, एक ही देश के लोग आपस में जब लड़ते हैं वो गृह युद्ध या सिविल वॉर कहलाता है। तो श्रीलंका के अंदर भी क्या हुआ, तमिल इलम नाम की एक स्टेट बनाने की मांग थी, अपने बराबर अपॉर्चुनिटी की मांग थी, अपनी तमिल लैंग्वेज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मान्यता लेने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए मांग थी, नहीं मानी गई, लड़ाई हुई, लड़ाई हजारों की संख्या के अंदर लोग मारे गए, और जितने भी आपको पता है सोशल इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा श्रीलंका डाउन चला गया। तो ये हुआ क्या कि सिविल वॉर हुआ, एंड एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम रिफ्यूजीज, और खूब सारे लोग जो वहाँ से छोड़ के भी चले गए, शरणार्थी बन गए। रिफ्यूजी का मतलब एक देश छोड़ के दूसरे देश में शरण में चले जाना, किसी की शरण में चले जाना, वहाँ से निकल जाना, वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। जैसे इंडिया में तिब्बती लोग हैं। तो ये सब कारण हुआ, स्ट्रगल इनको करना पड़ा। तमिलों की क्या मांग थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये अगर आप समझ लेते हो तो काफी पोर्शन आपका कवर हो जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार में साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले मुझे सुन सकते हो, हिंदी में ज्यादा समझ में आता है वैसे, और आप चाहो तो आगे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि मैं आगे इंग्लिश में भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन समझो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो 4 रूप हमारे सत्ता की साझेदारी में है। अभी मॉडर्न अभी आधुनिक में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखूं, मतलब हमारे यहाँ पर एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आ गया आपके, कि अभी जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हमारी देश में चल रही है, इसमें सरकार कैसे चल रही है, सत्ता के कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हैं, 4 रूप हैं। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। पहली हेडिंग आपको ये लगानी है, ये हेडिंग लगानी है, अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, ये क्या है कि लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारी सरकार के लोकतंत्र में 3 ही तो अंग है, विधायिका जिसमें एमएलए एमपी हमारे बैठते हैं, कार्यपालिका ये काम करने कार्य ये एग्जीक्यूटिव का काम करती है, और न्यायपालिका ये हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट हैं जो न्याय करने का काम करते हैं। ये 3 हमारे अंग है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को अपन व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, आप चिंता नहीं करें, वो भी एक ही नाम है, विधायिका या व्यवस्थापिका एक ही है, ठीक है। इनके मध्य सत्ता का बंटवारा रहता है, ऐसा नहीं कि भाई विधायिका ऐसे थोड़ी मनमर्जी सारे काम कर लेगी, नो। जो न्यायपालिका वो न्याय करने का काम करेगा तो उसके पास में अलग तरह की पावर है। एग्जीक्यूट वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। विधायिका में कानून बनते हैं, नियम कायदे सारे आपको पता है, पार्लियामेंट में बनते हैं अपने, तो विधायिका हो गया, संसद हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन सबको अलग अलग सत्ता का मध्य बंटवारा रहता है, मतलब अलग अलग इनके पास में ताकत है, इन सभी के पास में शक्ति होती है, ठीक है, अपनी अपनी, तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। ध्यान रखना, ये विधायिका इसके ऊपर और इन दोनों के ऊपर ये न्यायपालिका, सबसे बड़ा तो न्यायपालिका ही होता है भाई। हक की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है, और अगर जिसकी गलती हो, चाहे वो एमएलए एमपी मंत्री क्यों ना हो, जेल जाता है, ठीक है, न्यायपालिका में न्याय होता है। तो ध्यान रखें, जो इस तरह का बंटवारा है ये सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो एक क्वेश्चन जबरदस्त तैयार हो गया अलग से, इस एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। कौन सा अलग से क्वेश्चन आएगा कि सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, तो इतना सा आंसर हो जाएगा। अगला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो दोनों ध्यान रखना, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो मतलब इस एक क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ना, ठीक है, ओके। इस प्रकार के बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरा इसके ऊपर ये मतलब दबाव रखता है, ये इसके ऊपर निगरानी रखता है, तो कोई भी जबरदस्ती कोई दुरुपयोग सत्ता का नहीं कर सकता, सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। अंकुश का मतलब है अगर किसी ने गलती की तुरंत बोल देगा हाँ मिस्टर क्या कर रहा है, ठीक है, ये इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य सत्ता का संतुलन, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना आप कि हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हालांकि ऊपर अपने बात कर ली, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी है, बढ़िया शानदार बन जाएगा थोड़ा, और तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आंसर एक अच्छा लेवल का बने, तो ये दिखा देना कि भारत सरकार जो है, हमारे 3 भारत सरकार के अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, ये तो अपना विधायिका मतलब पार्लियामेंट्री सेशन हो गया, ठीक है, ये अपना एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी, ठीक है। नंबर 2 लगाओ, सरकार के मध्य
विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, वो तो था सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझेदारी। यह है सरकार के स्तर। कैसे? ऊपर ऊपर कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार, जो पूरे देश में अभी भारत के अंदर बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार, वो केंद्र सरकार है। उसके नीचे राज्यों में सरकार, जैसे राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार राजस्थान में आई थी, इससे पहले भी कांग्रेस थी। तो ऊपर ऊपर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और उसके नीचे भी लोकल गवर्नमेंट, जो गांव में सरपंच वगैरह होते हैं ना, सरपंच है, आपके प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य हैं, है ना, जिला प्रमुख हैं वो। और सिटीज़ में अपने क्या हो जाता है, शहरों में पार्षद हैं, मेयर हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो ये लोकल लेवल पे, ये तीसरा लेवल है। तो कुल मिला के 3 लेवल है, इसे बोला जाता है स्तर। 3 लेवल है और वो 3 अंग है। वो 3 अंग है जिसमें अपने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत सत्ता का विभाजन केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य तथा इससे आगे की स्थानीय निकायों के बीच में होता है। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी मोदी सरकार, फिर राज्य वाली सरकार, और नीचे जो मैंने अभी बताया सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, ये सब, ये वाले सरकार के 3 है। इसे बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, तो ये रहा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, तो ये रहा। तो मतलब एक क्वेश्चन में ये तो है ही है, प्लस इनकी भी डेफिनेशन आपको साथ में याद हो रही है। अगला तीसरा पॉइंट लिखो, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य भी सत्ता की साझेदारी रहती है। सबसे पहले अपन देखा अंगों, फिर देखा स्तरों, अब सामाजिक ग्रुप भी होते हैं आपस में। जैसे कि लोकतंत्र में विशेष रूप से विभिन्न धर्म, भाषा, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समूह विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं भारत में सभी धर्मों की समान नजर से देखा जाता है, कोई भी विशेष धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान नजर से, धर्मनिरपेक्ष स्टेट हमारा राज्य देश है हमारा, और सभी धर्मों की बहुत ज्यादा मान सम्मान किया जाता है, बिल्कुल बराबर। धर्म सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, आदिवासी क्षेत्र में जो ट्राइबल जोन में लोग रहते हैं वो, प्लस अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सब का बिल्कुल अलग तरह से जो है, बिल्कुल इनको अलग तरह से पावर दे रखी है। सब बिल्कुल सबको अलग अलग पावर मिलती है और बराबर पावर मिलती है। तो ये इन सब का, जैसे कि एक अलग अलग धर्म का, हर धर्म का मंत्री है, हर भाषा बोलने वाला मंत्री है, आदिवासी क्षेत्र से मंत्री हैं, ऐसे अपन लेते हैं ताकि सभी अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले, सबको अपना अपना जो है योगदान हो सबका। सत्ता की साझेदारी का ये रूप या तो प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में, अथवा फिर संवैधानिक हो सकता है जैसे कि भारत में। तो 2 बातें हैं। अपने एग्जाम्पल का, जैसे कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम आपको पता है 59% डच भाषी थे, फ्रेंच भाषी भी थे, लेकिन उनको बराबर वेटेज दिया गया था हर तरह से कि भाई चलो परसेंट चाहे कितने भी हो, हर क्षेत्र से एक एक नेता या मंत्री बनेगा, हर भाषा बोलने वाला, हर तरह धर्म वाला। वैसे ही तो बेल्जियम में या फिर भारत में हम देखें तो यहाँ तो संवैधानिक है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इतनी सीटें आदिवासी बेल्ट की होगी। संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान में मेंशन हो वो संवैधानिक कहलाता है। हालांकि बेल्जियम में तो संविधान नहीं था, इसलिए बेल्जियम में संविधान वर्ड यूज नहीं किया, वहाँ प्रजातांत्रिक ही है। तो भारत में संवैधानिक है। इस प्रकार की व्यवस्था विधायिका मतलब जो पहला अंग है विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि स्वयं को शासन से अलग न समझे और सभी ऐसा लगे कि हाँ यार संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान भी है कि कोई भी सामाजिक रूप, कमजोर समुदाय, महिलाओं, विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। आपने देखा होगा कि इतनी महिलाएं जीत के आएगी, इतनी सीटें महिला सीट है, कहते साहब 33 सीट 40 सीट महिला की, तो वहां पर महिला ही खड़ी होगी, पुरुष खड़ा नहीं हो सकता। इतनी सीट SC ST की है, इतनी सीट फलानी माइनॉरिटी तो है, वहां पर वही बंदा खड़ा होगा, चाहे भले ही किसी भी जाति के लोग ज्यादा क्यों न रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम ये इसलिए ऐसा क्यों करते हैं, सामाजिक समूह का क्यों करते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि यार हम तो इस देश के निवासी है या नहीं। अगर भाई उनका नंबर नहीं आएगा तो वो यही सोचेंगे। इसलिए ये लिखा हुआ देखो कि कोई अपने आप को शासन से अलग न समझने लगे, सब एक जैसा समझे, इसलिए सबके बराबर हक है। फिर चौथी बात है, राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। ये होते हैं लठ देके, समझ पा रहे, ये चीज वो है कि सरकार या तो प्यार से मान जाती है वरना जनता सड़कों पे आ जाती है। ठीक है, तो अलग अलग राजनीतिक दल है भाई। जैसे अभी सपोज राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में या फिर भारत की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर बीजेपी सरकार है, लेकिन बाकी पार्टियां भी तो है, कांग्रेस भी है,
आम आदमी पार्टी भी है, बसपा भी है, ठीक है, हर तरह की पार्टी है, वो आ जाएगी सड़कों पर। तो वो हो गए राजनीतिक दल। दबाव समय कौन से होते हैं? दबाव समय स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दबाव समय युवा बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं, किसान, ये दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर, नो ऐसा करो, करना पड़ेगा, जैसे अभी किसानों ने पीछे किया। कभी युवा सड़कों पर आ जाते हैं, तो दबाव समय तो किसी का भी हो सकता है, प्रेशर ग्रुप होता है, ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं और कुछ आंदोलन करते हैं लोग, तो इनके मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। उन्होंने से मिलजुल के बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बताओ प्रॉब्लम बताओ, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलन के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र लोगों के समक्ष सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प देता है, ठीक है। ये विकल्प विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में उपलब्ध होता है जो कि चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दलों की ये प्रतिद्वंदता ही सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। ये सब बातें राजनीतिक दलों वाली बात लिखी ना, वो ज्यादा आपने लिखी है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का हक है, कोई भी पार्टी बना सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस ये चीज है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहला है क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज, या फिर डिस्क्राइब एनी 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक ही बात है, अपन तो चारों पढ़ लेंगे। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग कैन बी सीन एट वेरियस लेवल इन वेरियस फॉर्म्स, लेकिन अपन फिर भी मोटा मोटी देखेंगे तो 4 फॉर्म्स बेसिकली है। फर्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी अपन बात की थी ऑर्गन्स वाले अंगों के बीच में है क्या, कि हमारे सरकार के 3 ऑर्गन है, ठीक है। देख लेते हैं अभी कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेचर यानी कि जो व्यवस्था बना के रखता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका काम करने वाले, जुडिशरी ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो इन दोनों पर निगरानी रखते हैं, ये जुडिशरी होता है। ये दोनों एक दूसरे पर रखते हैं और इन दोनों के ऊपर जुडिशरी भी रखता है, ठीक है, कि ये चीज। और जुडिशरी पर भी दोनों मिलकर रख सकते हैं कि भाई जुडिशरी कानून बना रही है तो वो संविधान की जुडिशरी तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन फिर भी तो मतलब तीनों आपस में एक दूसरे की निगरानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ताकि कोई किसी भी तरह का मिसयूज ना करे पावर का, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू इनेक्ट और पास द लॉज। बिल्कुल सही बात है। जुडिशरी का काम बेसिकली क्या नाम इसका, लेजिस्लेचर का जो काम होता है बेसिकली किसी बिल या कानून को पास करना होता है, वो हमें पता ही है। इट ऑल्सो कंट्रोल द फाइनेंस फॉर द स्टेट। बिल्कुल वित्त को या फाइनेंस को देखता है, बिल्कुल जितना भी टैक्स रेवेन्यू आता है वो लेजिस्लेचर ही देखता है। द अदर मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज इंप्लीमेंट टू पॉलिसीज द गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉज फ्रेम्ड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी जो है उसका काम होता है कि वो इंटरप्रेट्स द लॉज। इट ऑल्सो हैज एडवाइजरी पावर भी होता है। भाई जो जुडिशरी है ना, वो वैसे तो न्याय का काम करता है, जस्टिस का काम करता है, लेकिन फिर भी ये एडवाइजरी भी है। ये कभी कभी एडवाइस भी करता है सरकार को कि भाई आप ऐसा कर लो, ठीक रहेगा, ठीक है। दीज ऑर्गन्स डू नॉट यूज अनलिमिटेड पावर्स, ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स। कोई भी मिसयूज ना करे या कोई भी अनलिमिटेड पावर का यूज ना करे, इसलिए एक दूसरे पर तीनों आपस में कंट्रोल रखते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नॉन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब सुनो, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है ही है, लेकिन अलग से आ जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है तो भी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में 2 निशाने, ध्यान रखना, एक तीर 2 निशाने। एंड मेथड ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान। चेक एंड बैलेंस 2023 के एक एग्जाम आया था आरबीएसई बोर्ड में कि चेक एंड बैलेंस क्या होता है। तो चेक और बैलेंस भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेक और बैलेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसको भी अंडरलाइन करना। वो तो था डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, ये है डिफरेंट लेवल के बीच में पावर शेयरिंग। भाई हमारी सरकार के 3 लेवल है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। ऊपर जैसे अभी आज की डेट में कहूँ तो मोदी सरकार, फिर नीचे स्टेट में अलग अलग सरकार, हर राज्य में हर स्टेट में अलग अलग सरकार होती है। राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस थी। इसके नीचे फिर लोकल लेवल पर गाँव में सरपंच है, वार्ड पंच है, अपने प्रधान है, पंचायत में सदस्य हैं, जिला प्रमुख है, वो आ जाते हैं। सिटी के अंदर अपने पार्षद हो जाते हैं, मेयर हो जाते हैं, वार्ड के, वो सब होता है, ठीक है। तो देखते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द सेंटर एंड स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट। मैंने जो लोकल बोला उसको रीजनल वर्ड कर लेना। ये 3 तरह गवर्नमेंट्स होती है। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज द
ये होता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये फेडरल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है, जिसके नीचे बाकी स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट होती है। इन इंडिया वी सी द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, द प्रोविजनल और रीजनल गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। हाँ, रीजनल गवर्नमेंट का अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम हो सकता है। हमारे यहाँ पर तो स्थानीय सरकार है, रीजनल गवर्नमेंट ही है। द पावर इज शेयर्ड बाय हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टॉप से नीचे लेवल पर अलग अलग सरकार पावर देती है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉन एज वर्टिकली डिवीजन ऑफ, आपके वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हो इसको, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये यहाँ पर लिखा हुआ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है भाई, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछे कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है तो उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, और वैसे इसका आंसर तो खैर है ही है। तो ये दोनों हो गया। वो तो था पावर शेयरिंग ऑर्गन्स के बेस पे, ये पावर शेयरिंग आपके डिफरेंट लेवल्स के बेस पे। और तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया हिंदी में, अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप होते हैं हमारे यहाँ भाई। जैसे कि हमारे यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, हर तरह के लोग हैं। सभी धर्मों का अलग अलग रेस्पेक्ट है, तो सभी सोशल ग्रुप समाज के लोग आने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसी है, चुनाव में भी हर धर्म के, हर जाति के लोगों को हम ध्यान रखते हैं, सभी को मंत्री बनाया जाता है, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ का हूँ या नहीं, ठीक है ना, ये उनको फीलिंग ना आए। तो पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, भाषा के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये एग्जाम्पल है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में थी, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि 59% डच भाषी थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। तो फिर बाकी परसेंट, तो जो 40% और 59% का रेशो था, 1% का भी अलग था, तो उन सबको इकट्ठा करने अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई वहां पर। कहा कि भाई देखो, हर कम्युनिटी की अपनी अपनी पहचान होती है, इसलिए हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। जो बेल्जियम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड्स। और इन इंडिया यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारे यहाँ तो संविधान में बात मेंशन है कि सभी धर्मों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एसटी, एससी, आदिवासी, ट्राइबल, जितने भी लोग हैं, सबका अलग अलग सभी को हक होना चाहिए। तभी तो जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग फिक्स क्षेत्रों के अंदर अपनी अपनी सीटें पहले फिक्स हो जाती है ना, कि ये वाली सीट एससी एससी की है, ये वाली या तो फिक्स है, वहाँ वही बंदे खड़े हो सकते हैं। ये बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन इन इज गिवन वेरी सोशल ग्रुप हु फील अलिएनेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, अलग अलग नाम हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्ग्यूमेंट होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारे तो इसके हैं। तो ये यहां तक भी लिख दोगे तो अपने चल जाएगा। चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये जबरदस्त पॉइंट है। मतलब सबसे पहले अपने पढ़ा हमारी सरकार की जो 3 ऑर्गन है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके बीच में हमने पावर को बांटा। फिर पढ़ा अपने 3 वापस लेयर, 3 लेयर थी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर अपन रीजनल गवर्नमेंट, लोकल, उनको बांटा। फिर देखा अपने पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स, अलग अलग धर्मों के, जाति के लोग, उनके बीच में। और अब है लठ वाले। लठ का मतलब जो जबरदस्ती काम करवा लेते हैं सरकार से। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, भाई अभी जैसे मैं बात करूं, भारत में बीजेपी सरकार है अगर, तो ऑपोजिशन पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपकी आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई सी पार्टी है, वो प्रेशर डालेगी उसके ऊपर काम कर। प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी होती है। प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं? ये वो होते हैं, युवा हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। ये अपनी जबरदस्ती सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कुछ मूवमेंट, कुछ आंदोलन चलाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि नहीं मांगो, हमारी मांगे मानी जाए। तो ये भी, इनके बीच में भी सरकार की सहमति होती है, वरना सरकार चल नहीं सकती, गिर सकती है सरकार। इसलिए क्या कहा जाता है कि इनके बीच में इनको भी थोड़ी थोड़ी ताकत मिली हुई है। सब अपने अपने हेड हो सकते हैं, कोई भी अपनी बात उठा सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर दोज हु आर पावर। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पर अगर बात करें तो वी फाइंड ए कॉम्पिटिशन फॉर पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, अपन ये तो देखते ही हैं, अलग अलग पार्टियों में थोड़ा कॉम्पिटिशन बना हुआ, वो सोचता है कि मैं ये कर लूँ, मतलब सही को भी गलत बताने की बात करते हैं जबरदस्ती। बस उनका ये काम है कि बस मैं तो अपोजिशन में हूँ, तो जो पार्टी सरकार है मेरे को उसकी आलोचना ही करनी है, तो वो करता ही है। दीज पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पार्टी में अलग अलग सोच के लोग होते हैं। इन लैक ऑफ क्लियर मेजोरिटी, तो इस वजह से कहीं कहीं पर जो मेजोरिटी कम आती है, द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म है कोalition गवर्नमेंट। तो जिसकी लैक ऑफ क्लियर मेजोरिटी होती है, जो ज़्यादा अपनी प्रॉपर सरकार नहीं बना पाते,
फिर वो कौन सी सरकार बनाते हैं, वो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, 3-4 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेते हैं, ठीक है, वो कोalition गवर्नमेंट होती है। एंड दिस वे दे शेयर पावर, और आपस में पावर शेयर कर लेते हैं कि भाई इतने मंत्री तेरी पार्टी के बना देंगे, इतने मंत्री तेरी पार्टी के बना देंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो। और बिसाइड्स प्रेशर ग्रुप्स, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सब जो होते हैं ये भी ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्राइज हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले किसानों के बिल आया था, उसका खूब किसानों हरियाणा पंजाब के किसानों ने विरोध किया, सड़कों पे आए और सरकार को फाइनली बात माननी पड़ी थी। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कम्युनिटीज वगैरह सब होती है जो इसमें आती है। तो पावर शेयरिंग के चारों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। भाई आप इतने सारी बातें कर रहे हो कि पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों वांछनीय है। तो देखो कि निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय है। भाई अलग अलग धर्म के लोग लड़ेंगे, अलग जाति के लोग लड़ेंगे, अलग अलग पार्टियां लोग लड़ेंगी, इसलिए आपस में दोस्ती बनी रहे, आपसी टकराव कम हो। और दूसरा है लोकतंत्र की आत्मा है। भाई जिस देश में जिसका जन्म हुआ उसको वहां पर बराबर का हक मिल जाए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, तो वो कहलाता है कि मुझे डेमोक्रेसी में जी रहा हूं मैं। तो मतलब ये लोकतंत्र की आत्मा है, पावर को शेयर करना। ऐसा नहीं कोई एक ही, तो तानाशाही होगी जो पहले राजा होता था। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, आपस में टकराव भी नहीं होगा और आपके ये लोकतंत्र की आत्मा तो है ही है। यानी कि सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्योंकि यह सामूहिक हित समूह के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। भाई फाइनली लड़ाई झगड़े हिंसा का रूप लेगी। हिंसा का मतलब है बात बड़ी बनेगी, लोग सड़कों पर आएंगे, मारकाट करेंगे, या फिर राजनीतिक अस्थिरता का मतलब सरकार को गिरा सकते हैं, जो राजनीतिक सरकार चल रही है गिरा सकते हैं, अस्थिरता कर सकते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा है, स्थायित्व के लिए अच्छा है। अगर सरकार को टिकना है तो अच्छी बात है, ठीक है। लोकतंत्र की आत्मा, तो देखो सत्ता की साझेदारी प्रजामंडल का आधार है, इसके विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में रहती है, इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों का मतलब है एमएलए एमपी, निर्वाचित मतलब चुन के आते हैं, उनके द्वारा करती है। इस प्रकार समूह में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था आपस में जुड़े होते हैं। ये दोनों बातें अपन लिख दी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखना पावर शेयरिंग जरूरी है। एग्जाम्पल ये अपन एग्जाम्पल देखो, बेल्जियम में फ्रेंच जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक थे, कम थे संख्या में। वो फ्रेंच भाषी लोग अधिक धनी व शक्तिशाली थे, सत्ता उन्हीं के पास थी, लेकिन वो संख्या में तो कम थे, लेकिन पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए सत्ता उनके हाथ में थी, पावर उनके हाथ में थी। यहां सत्ता की साझेदारी बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय के द्वारा नहीं होती थी, ठीक है। यह एक अप्रजातांत्रिक बात थी, फलस्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। भाई बेल्जियम में क्या था, अब वो जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो 40% है, जबकि आपको पता डच भाषी लोग 59%, लगभग 60% लोग हैं, 59%। लेकिन सरकार किसकी बन रही है, फ्रेंच भाषी लोग, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो तरीके जानते। लेकिन बात सही नहीं है, जिसकी ज्यादा संख्या में लोगों सरकार उसकी होनी चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। तो ये अप्रजातांत्रिक बात थी, लोगों ने फिर आवाज उठाई कि नहीं हम ऐसा नहीं चलने देंगे। फिर फाइनली आपको पता है सरकार में सबका बराबर रिप्रेजेंटेटिव हुआ, सबका अलग अलग नंबर आया। श्रीलंका में भी देख लो, वहां पर सिंहली बहुत ज्यादा थे, 74%, तो उनके पास में सरकार थी। अल्पसंख्यक तमिल थे, वो बेचारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं। संघर्ष हो गया था, ये संघर्ष अपन अभी पे देख लिया था, फिर वो गृह युद्ध बन गया, सिविल वॉर। गृह युद्ध क्या होता है, जो एक ही देश के लोग आपस में लड़े घर के घर में ही, वो गृह युद्ध होता है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल भी डाल देना, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। ये देखो, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी में समझ लिया होगा, तो कोई जरूरत भी नहीं है। पहला, टू प्रिवेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए। और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा है, स्पिरिट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सोल है, आत्मा है। ये दोनों एग्जाम्पल भी डाल देंगे अपन, बिल्कुल वेरी इजी है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल उसको कम करती है। अपन उनको अलग अलग, सबको अलग ताकत दे देंगे तो सोशल ग्रुप आपस में क्यों लड़ेंगे भाई, नहीं लड़ेंगे, सबको बराबर हक दे दो। हर धर्म का, हर जाति के, हर आदिवासी, सभी एसटी एससी सभी का एक मंत्री बना दो, तो बात खत्म, पावर शेयरिंग हो गई। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि फाइनली जो वायलेंस का
हिस्सा बनते हैं, फाइनली आगे जाके वायलेंस पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, उसकी मेन सोल है, मेन आत्मा है, वरना तो फिर वही मामला पहले वाला हो जाएगा, राजा का राज होता था, वो अपनी मनमर्जी करता, ठीक है, जैसा वो फरमान जारी करता वही होता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल है बेल्जियम और श्रीलंका वाला जो मैंने पीछे पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर एक टिप्पणी लिखो, या फिर बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। बहुसंख्यक का मतलब होता है भाई मेजोरिटी में लोग थे। कौन थे बताओ श्रीलंका में? सिंहली 74% थे। तो उन्होंने अपने इसको बहुसंख्यकवाद को, जो कि बनाना बहुत गलत बात है, लेकिन अपनी इस दादागिरी को, इस बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया देखते हैं। तो देखो श्रीलंका के बहुसंख्यक थे सिंहली 74%, चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 74%। समुदाय ने सरकार के प्रभुत्व कायम करने की दृष्टि से 1956 में एक कानून पारित कर दिया, क्योंकि ज्यादा संख्या में थे, अपनी मनमर्जी चलाते, इसलिए कानून बना दिया कि चलो भाई कानून पारित करते हैं। इन्होंने क्या करा कि सिंहली भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आज से राजभाषा है। सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियां तथा कई क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर कई प्रकार की सुविधाएं दे दी। यह बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा देने की बात कही, क्योंकि ये बौद्धिस्ट थे तो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे, तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की बात कर दी इन्होंने। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई इन्होंने, ठीक है। यही श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, जिसे अल्पसंख्यक उपेक्षा होती थी, तो यही था बहुसंख्यकवाद। अपने आप का बहुसंख्यकवाद का मतलब है अपनी दादागिरी रखना और अल्पसंख्यकों को उपेक्षा करना, उनको दबाना। तो ये कुछ थे अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है, लाइक तमिल जो मात्र 18% ही है। तो ये था इनका, इंग्लिश में भी देख लो, राइट द शॉर्ट नोट ऑन मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो यही चीज है कि इन्होंने एक कानून पारित किया था, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस इन द गवर्नमेंट द मेजोरिटी सिंहलीज कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका पास लॉ इन 1956। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीलंका ने अपने बहुसंख्यकवाद को या मेजोरिटी को बनाए रखने के लिए कब लॉ एक्ट बनाया था, 1956 में बनाया था। और उस लॉ में क्या क्या बातें थी? एक तो ये थी कि सिंहली जो है वो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज आज से। सिंहली लैंग्वेज द डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली रहेगी, हम ज्यादा बोलने वाले तो ये रहेगी। दूसरा, मैनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटी, इन्होंने गिव मैनी टाइप ऑफ फैसिलिटी इन द सिंहलीज पीपल बाय गिविंग देम, है ना। इन्होंने कहा कि हर तरह की गवर्नमेंट जॉब और जो भी होती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे मैनी अदर एरियाज, हर तरह से क्षेत्र में सिंहलियों को ज्यादा इन्होंने जो है फैसिलिटी दी, जो कि गलत बात है। और इट वॉज सेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को ज्यादा प्रोटेक्ट, उसको बचा के रखा और ज्यादा उसको मतलब बढ़ाया, फैलाया, प्रमोट किया। और एक पॉलिसी ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू सिंहली इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब आर वॉज अडोप्टेड, दिस इज द मेजोरिटिज्म। मतलब यही है कि गवर्नमेंट जॉब जितनी भी पॉलिसियां बनाएंगे उनमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पर रखेंगे सिंहली को, कि सबसे पहले सिंहली आओ, उसके बाद में अगर सीटें खाली रही तो तमिल आना। तो ये सभी हैं जो इनको मेजोरिटी को दिखाते हैं, माइनॉरिटी को थोड़ा सा ये नेग्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन आपका बन गया। अब मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन लिए 1 मार्क्स वाले, जैसे दबाव समूह क्या होता है, गठबंधन क्या है और गठबंधन सरकार क्या है, प्रेशर ग्रुप, अलायंस और कोalition गवर्नमेंट। इसके अलावा हालांकि मैं एमसीक्यूज 1 लाइनर पे अलग से आपका लाइव टेस्ट ले लूंगा, तो और भी बहुत सारी बातें वहां पर क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात है दबाव समूह। तो दबाव समूह वे संगठन है जो अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, मतलब अपने हित को बचाने के लिए उस सरकार को कहते हैं लट ले खड़े हो जाते हैं कि नहीं बात माननी पड़ेगी, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन दे अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। ये सेफगार्ड है, मतलब अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों को चेंज करने की बात करते हैं कि नहीं, आपने जो भी नियम कायदे या पॉलिसी लाई वो सही नहीं है, इसमें लोगों का हक नहीं है। और जैसे अपन देखा भी था, अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में किसानों के लिए बिल लेके आई थी, काला कानून घोषित कर दिया था। किसानों ने कहा कि नहीं ये तो काला कानून है, हम नहीं मानेंगे। और वहां पर आपको साल भर के लिए बैठ गए थे वो, कोविड के टाइम, थोड़े दिन उस टाइम लगभग उसके पहले, तो फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। वही होते हैं प्रेशर ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है गठबंधन, अलायंस। ये होता है आपस में, जैसे कोई 2, 4, 5 छोटी पार्टियां हैं, वो आपस में मिलकर अलायंस कर ले। अगर बड़ी पार्टी की लगातार सरकार बन रही है तो छोटी पार्टियां मिलके चलोगे, अपन मिलके सरकार बना लेते हैं, ठीक है। अलायंस होता है कि देशों
या राजनीतिक दलों का एक समूह जो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से एक साथ एकजुट हो जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं, ये दो छोटे मोटे देश भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू है। देखो वैसे गठबंधन का मतलब क्या होता है, आपस में गठबंधन करना। जैसे अपन कह दिया कि भाई जो अभी पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसका मुद्दा जो है, ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है, संकट बड़ा मतलब दुविधा वाला इशू है। तो हमने कह दिया यूएस और भारत इसके लिए मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं, वो गठबंधन हो गया, आपस में अलायंस हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी एक समान उद्देश्य के लिए, मतलब कि समान बात रखने के लिए वो अपन इकट्ठे हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड टुगेदर फॉर्मली टू अचीव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और तीसरा है गठबंधन की सरकार बनना, कोalition गवर्नमेंट। ये कब होता है, जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो अपनी खुद के दम पर सरकार बन जाती है, उसके अति मेजोरिटी में सीटें आ जाती है। लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिल जाए और वो कहेगी अपन गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, ठीक है, मिलके। हालांकि फिर भी वो कम पड़ गए, लेकिन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कितने भी 8, 10, 12, 15 कितनी भी पार्टियां जो है अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार जो होती है वो गठबंधन सरकार कहलाती है। यानी गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, वो कहलाती है अलायंस या कोalition गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना। ये था आज का कैप्सूल, बहुत गजब का अपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाहर कुछ नहीं जाना, बस मैं एक आपका लाइव टेस्ट लूंगा, एक लाइव टेस्ट लूंगा। उस लाइव टेस्ट में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज जो होंगे ना, मतलब जो 4 ऑप्शन इसमें होते हैं, इन एमसीक्यूज में 1 लाइनर छुपे होंगे। तो 1 लाइनर का मतलब है 1 लाइन वाले, वो भी इसी से फिल इन ब्लैंक्स बनेंगे, मतलब सब कुछ इसी से बनेंगे, मैच द फॉलोइंग बनेंगे तो इसी से बनेंगे। तो वो अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात है नहीं है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट कर देना। लाइव टेस्ट अपन जरूर लेंगे। एक बार इस कैप्सूल सीरीज को आपने नोट जरूर करना है। आई थिंक आपने रजिस्टर पूरा बना लिया होगा, उस रजिस्टर में आपको हाथों हाथ नोट करना है और उसको पढ़ना है बार बार। अगर ये सारी कैप्सूल ढंग से आप ले लेते हो तो 85% 90% से नीचे आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आपको उतनी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन सारे कैप्सूल इसमें कुछ मत छोड़ना, क्योंकि मैंने वैसे ही सिलेक्ट मैटर निकाला, पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, सिलेक्टिव मैटर निकाला है, इसलिए अपन को ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कैप्सूल में, ओके।